अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है टेल्स ऑफ सीक्वेंसेस के हवाले से आज हमने पढ़ना है कि सीक्वेंसेस की टेल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने पहले पीछे पढ़ा कि हमारे पास कन्वर्जेंस होता है किसी भी पॉइंट सीक्वेंस के लिए, या डाइवर्जेंस होती है हमारे पास ना किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो ये बेसिकली ये जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती है, ये बेसिकली सीक्वेंस के बिहेवियर पे डिपेंड करती है कि वो कितने पॉइंट्स के बाद जाके सिमिलर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट्स द अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ द टर्म्स। ठीक है, कि किसी भी नेचुरल नंबर m के बाद द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, अगर हम m पहली m टर्म्स जब हम बात करते हैं ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम k, ठीक है, जब हम ये बात करते हैं तो यानी हम कोई के पॉजिटिव नंबर चूज करते हैं जिसके बाद हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, अगर हम ये के से पहले वाली टर्म, ठीक है, यानी अगर हम 1 से लेके के तक की टर्म्स ड्रॉप कर दें और बाकी के और के से बड़ी टर्म्स को ले लें, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी बेसिकली वो भी उसी को ही कन्वर्ज करेगी। जो जिस पॉइंट को ये कन्वर्ज कर रही होगी वो भी उसी पॉइंट को ही कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हम यूं भी इसे कह सकते हैं कि इट्स अ टेल ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, उसने इस कंसेप्ट से भी उसको कहा, या यूं भी कह सकते हैं कि ये जो लास्ट ये जो के बाद वाली जो टर्म्स बचती हैं पहली के टर्म्स के बाद, ये जो होंगी ये तकरीबन एक पॉइंट के हवाले से एक पॉइंट को अप्रोच कर रही होंगी, और ये इससे हमें ज्यादा आसानी से पता चलेगा कि ये किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी भी नेचुरल नंबर m तक की टेल सीक्वेंसेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल, और m एक गिवन नेचुरल नंबर है और इसकी हमने m टेल सीक्वेंसेस निकालनी है, तो हम उसे कैपिटल XM से शो करेंगे और उसके एलिमेंट्स XM+1 से शुरू होके n फर्दर तक जाएंगे। ठीक है, तो यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें से 3 टेल की सीक्वेंस निकालनी है तो इसमें से पहले 3 टर्म्स हम निकाल देंगे और बाकी की जो सीक्वेंस है वो हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, तो फिर इस सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन भी जाहिर है वो चेंज हो जाएगी। हमारा जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हमें लाजमी जो है हमें एक नंबर m मिल जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग हम एक m टेल सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, एक m टेल सीक्वेंस, अगर ये m टेल सीक्वेंस ऑफ x कन्वर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है जब x पेरेंट सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और इन दिस केस इन दोनों की सीक्वेंस भी इक्वल होगी। तो डैट मीन्स हमने ये स्पेसिफिक एक नंबर के लिए हमने प्रूव करना है कि इसकी टेल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो जी ये भी कन्वर्जेंट है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक क्राइटेरिया दे रहे हैं कन्वर्जेंस चेक करने का कि आया ये जो हमारे पास सीक्वेंस x इज इक्वल टू xn ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी टेल सीक्वेंसेस बना रहे हैं। इसकी टेल सीक्वेंसेस में से अगर हमें कोई एक ऐसी मिल जाती है, ठीक है, कोई एक ऐसा m नंबर मिल जाता है जो m टेल सीक्वेंस कन्वर्जेंट, जिसकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है जो m टेल सीक्वेंस, तो फिर हम कह देते हैं कि जी ये x वाली भी कन्वर्जेंट है और दोनों की लिमिट सेम है। ठीक है, तो हमने जस्ट यही चीजें यहाँ पे भी लानी है। तो सबसे पहले बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि हम सपोज क्या कर रहे हैं और प्रूफ क्या कर रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ है तो डैट मीन्स हम पहले एक सपोज करेंगे, एक चीज प्रूफ करेंगे, फिर हम कन्वर्सली सपोज करेंगे और फिर कन्वर्सली। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ सपोज किया गया है कि हम x को सपोज कर रहे हैं कि हमारी सीक्वेंस जो इनिशियली सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो xm की सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमने सपोज किया है कि हमारी ये जो x इज इक्वल टू xn सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, कि ये कन्वर्जेंट है, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एक्स एम सीक्वेंस बनेगी, एम टेल सीक्वेंस,
ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट है। हमने ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें ज्यादा पापड़ नहीं बेलने। हमने सिर्फ ये करना है कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस को लिस्ट करना है, पेरेंट सीक्वेंस को। ठीक है, जब हम पेरेंट सीक्वेंस को लिस्ट करते हैं तो हमारे पास x1 x2 एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पे कोई xm वैल्यू आती है, फिर हमारे पास xm+1, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन xm+n एंड अप टू सो ऑन, और ये जाती है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि अगर हम कोई p वैल्यू लेते हैं, कोई xp एलिमेंट इसका लेते हैं, इस सीक्वेंस का हमने कोई xp एलिमेंट ले लिया। ठीक है, xp एलिमेंट, तो xp एलिमेंट में से अगर मैं देखूं तो pth टर्म लेनी है। ठीक है, अगर मैं इसकी pth टर्म की बात करती हूँ तो ये किसी p नंबर पे आएगी, और अगर इसी पोजीशन के ऊपर मैं सेम सीक्वेंस में बात करूं तो सेम सीक्वेंस में ये टर्म कब आएगी। ठीक है, तो इन्हें pth टर्म पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा सा इनको कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, मैं लिखती हूँ पहले x सीक्वेंस की टर्म्स x1 x2 अप टू सो ऑन, और फिर यहाँ पे कोई pth वाली टर्म xp आएगी। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं xm वाली सीक्वेंस, ये है x की सीक्वेंस के टर्म्स रिप्रेजेंट किए हैं, अगर मैं xm सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंटेशन देती हूँ तो पहला टर्म होता है xm+1 xm+2, यानी 1 के साथ m+1, 2 के साथ m+2, 3 होगा तो कोई m+3 होगा, अप टू सो ऑन। जो इसकी pth टर्म होगी इसके करस्पॉन्डिंग xm की जो pth टर्म आएगी वो आ जाएगी xm+p। ठीक है, और इसी तरह से बाकी सब जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ आई है कि अगर हमने कोई p नंबर लिया है और द pth टर्म ऑफ xm की बात करें तो वो कोई p प्लस mth टर्म बनेगी। ठीक है, लेकिन सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक नंबर q आ गया है, ठीक है, हम एक नंबर q ले रहे हैं जो कि m से बड़ा है, m से बड़ा है, यानी यहाँ इस वाले पार्ट में से आता है, क्योंकि हम यहाँ तक वाला पार्ट तो निगलेक्ट कर देते हैं जब हमारी xm सीक्वेंस आती है। तो xm सीक्वेंस हमारी यहाँ से लेके एंड अप जाती है। ठीक है, तो जब हम q की बात करते हैं कि q हम कोई ग्रेटर देन m वैल्यू ले रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इस पार्ट में से, इस वाले पार्ट में से कोई एक नंबर कंसीडर करनी या कोई एक पोजीशन ले रहे हैं। तो या दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास ये q के करस्पॉन्डिंग कौन सी टर्म आएगी, qth टर्म कौन सी होगी जो कि ग्रेटर देन m है, तो उसके लिए हम निकालेंगे q माइनस m से q माइनस mth टर्म एक ऐसी बनेगी जो हमारे पास यहाँ आएगी। ठीक है, उससे हमें वो पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही सारी बात की गई है। अब हमने क्योंकि अज्यूम किया हुआ है कि x जो है वो x को कन्वर्ज करता है। अच्छा, ये दो कंडीशंस हमने ये क्यों ली है, xp प्लस m या q माइनस m टर्म, ये भी हमें आगे पता चल जाएगा। हम इसी को यूज करेंगे फर्दर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि x जो है वो x को कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, अब जो है ना फॉर एवरी एप्सिलॉन भी हो सकता है, फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों की लफ्ज डिफरेंट है, मीनिंग एक है। ठीक है, if the terms of x for n greater than equals to k plus epsilon satisfies this condition, ठीक है, अब then the terms of xm for k greater than equals to k epsilon minus m satisfy this condition। अब ये भी बात जब ये बात ट्रू है कि हमारे पास हम जितने भी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एप्सिलॉन, हमारे पास ये इम्प्लाई करता है कि मोड x एन माइनस एक्स की ये जो वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, और अब ये जो k नंबर है, अगर ये k नंबर हमारा किस में जाता है, ठीक है, हम एक स्मॉल k नंबर चूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये स्मॉल k नंबर एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है किसके, k एप्सिलॉन माइनस m, यानी मैं इसमें से अगर कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर दूं तो तब भी मुझे एक नंबर यानी कुछ टर्म्स मुझे फिर ऐसी मिल जाएंगी, कोई k टर्म्स जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो मतलब पहले कोई nth के लिए मैं कह रही थी कि कोई n के बाद
स्टार्ट हो रहे हैं एन और एन से बड़े, लेकिन अब मैं कह रही हूँ जब यहाँ पे होता है तो वो डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, तो डिफरेंट पोजीशन से वो किसी के पोजीशन से फर्दर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। थस वी कैन टेक, अगर हम के एप्सिलॉन माइनस एम को हम के माइनस एप्सिलॉन ले लें, के एम एप्सिलॉन ले लें, तो दैट मीन्स हम यहाँ से वो फिर कंडीशन आ जाएगी कि एक्स एम एक्स को कन्वर्ज करता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ ये हमने ये क्यों लिया, क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये वाली जो टर्म है बेसिकली ये टर्म हमारी एक्सएम सीक्वेंस का मेंबर नहीं बनती, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम क्यू ग्रेटर देन कोई एम नंबर लेते हैं तो वो इसी के अंदर कंटेन करता है और उसकी कोई टर्म एक्स क्यू एम माइनस एम बनती है। तो ये जो ऊपर हमने हिस्ट्री डिस्कस की है एलिमेंट की, हम वहां से कह सकते हैं कि बाय अबव, अब यहाँ पे बुक वाला नहीं लिख रहा, लेकिन आप उसको कंडीशन को जो आपने ऊपर एक्स क्यू माइनस एम की दी है आप उनको हाइपोथेसिस में बना लो। पहला p बिलोंगिंग्स टू के लिए हाइपोथेसिस 1 और q बिलोंगिंग्स टू q n के लिए आप हाइपोथेसिस 2 बना लो, और यहाँ पे लिखो बाय हाइपोथेसिस 2 लेट कि ये जो के एम एप्सिलॉन कोई वैल्यू है, ठीक है, ये इक्वल है के एप्सिलॉन माइनस एम के और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिमिलरली जब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि एक्सएम कन्वर्जेंट है और प्रूव करेंगे कि एक्स भी कन्वर्जेस है, एक्स भी कन्वर्ज करती है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक्सएम अगर कन्वर्जेंट है तो उसके लिए हम कहते हैं कि उसकी कोई टर्म है, ठीक है, जो के एम एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग ये सेटिस्फाई करती है, देन द टर्म्स x4 n के लिए फिर हमारे पास प्लस में आ जाएगा, और फिर बाय हाइपोथेसिस 1 हम इसे के एप्सिलॉन में ले सकते हैं। ठीक है, और एक्सएम की वैल्यू जो है वो एक्स को यानी यहाँ पे फिर ये वाली डेफिनेशन एक्स कन्वर्जेंट की बन गई, तो यहाँ से हम इसलिए कह सकते हैं कि एक्स कन्वर्जेस टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स एम कन्वर्जेस टू एक्स। तो यहाँ से ये जो बात है कि एक ही पॉइंट को बिलोंग करते थे कि उनका कन्वर्जिंग पॉइंट सेम आ रहा है, तो ये जो बात की थी दोनों की लिमिट सेम है, तो वो यहाँ से ये बात हो गई। ठीक है, फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं कि a number x is the limit of a sequence. We often try to simplify the difference before considering an epsilon. वो कहता है जब भी हम कोई भी एप्सिलॉन डिफाइन करते हैं तो एप्सिलॉन को कंसीडर करने से पहले हम इस डिफरेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स तक लेके जाते हैं, ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें एप्सिलॉन की जो चूज करने की कैपेसिटी, जो एप्सिलॉन चूज करना हो वो बड़ा आसानी से, ताकि हम उसे चूज कर सकें। उसी को चूज करने के कुछ डिफरेंट तरीके हैं जो कि थ्योरम्स में बताए गए हैं। पहला तरीका जो थ्योरम में बता रहा है वो कहता है अगर हमारे पास रियल नंबर्स की एक सीक्वेंस है, ठीक है, एंड लेट और x एक नंबर है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर, अगर हमारे पास एक और कांस्टेंट नंबर्स की सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है या पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर्स की विद द लिमिट 0, जिसकी लिमिट 0 है, ठीक है, जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच करती है, एंड इफ फॉर सम कांस्टेंट c ग्रेटर देन 0 एंड सम n बिलोंगिंग्स टू n वी हैव, अगर हमारे पास ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी हमारी सीक्वेंस एक्स एन किसी भी रियल नंबर्स की सीक्वेंस ए एन के साथ ये कंडीशन ट्रू करे, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो लिमिट है ये इस एक्स को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स हमें बड़ा सिंपलेस्ट तरीका बता दिया उसने, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस ले लो, ठीक है, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स की हो जिसकी लिमिट 0.0 हो। फॉर एग्जांपल ए एन हमारे पास हो सकती है, जो मोस्टली केसेस में ए एन 1/n पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, इसका लिमिटिंग पॉइंट 0 है, ठीक है, यानी हमें 1/n के साथ किसी c को मल्टीप्लाई करके हमने चेक लगाना है कि आया ये x के साथ इसकी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं। अगर xn इस x पॉइंट को कन्वर्ज करेगा तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका छोटा सा प्रूफ दिया गया, बड़ा सिंपल सा, ठीक है, जस्ट वही पुरानी चीजें को यूज करके उसने डेफिनेशंस लगाई हैं। मसला सबसे बेसिक यहाँ होता है कि आपको एग्जांपल्स में भी उसी थ्योरम को यूज करना है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया कि हमारे पास a ग्रेटर देन कोई 0 वैल्यू है, तो हमने प्रूव करना है कि इसकी लिमिट 0 है। तो एक अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने पीछे पढ़ा था कि हमें कोई नेचुरल नंबर एक ऐसा मिल सकता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये बात ट्रू है,
ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 है तो हम कोई भी नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसमें 1 ऐड कर दें तो वो हमेशा इस वाली टर्म से लेस ही होगी। अब हम इसी के ऊपर अगर मैं रिवर्स अप्लाई करूं, ठीक है, आपको पता है अगर ए लेस देन बी है तो 1/b जो है वो लेस होता है 1/a से। तो यहाँ पे इन दो के ऊपर वही सिचुएशन लगी है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो हम यहाँ से -0 हमने डिफरेंस कंसीडर कर दिया है एक्स एंड माइनस एक्स का। यहाँ से ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू, अब हमें पता है कि ये वाली जो टर्म है ये लेस आती है। बेसिकली इस टर्म को आप थोड़ा सा यूं देखो, मोड ऑफ 1/1 प्लस एन ए -0 था तो ये जस्ट ये टर्म आ गई। अब आपको पता है ये वाली टर्म बजाते खुद लेस है 1/NA से, तो इट इज लेस देन 1/NA। हमने इसकी जगह ये वाली टर्म रिप्लेस कर दी। अब 1/NA में 1/N पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसे हम एज इट इज बाहर ले जा सकते हैं। ए खुद भी ग्रेटर देन 0 है तो 1/A भी ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/NA के। ठीक है, अब उसमें से 1/A उसने बाहर ले लिया। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव नंबर बनेगा हमारे पास, रियल नंबर फिक्स नंबर होगा क्योंकि ए फिक्स है यहाँ हमारे पास। ठीक है, तो और साथ 1/N। अब 1/N हमारे पास यहाँ पे AN है और 1/A यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू है। ठीक है, तो दैट मीन्स ऊपर थ्योरम के हवाले से हमें ये AN मिल गई जिसकी लिमिट 0 है। ठीक है, तो बाय इन्वोक थ्योरम, इन्वोक यानी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो C की वैल्यू दिस, M की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर्स है तो यानी 1 से लेके अप टू सॉन, तो दैट मीन्स इसकी लिमिट जो है ये भी 0 है। अब इसी तरह से बाकियों को भी प्रूव किया गया है। ठीक है, ऊपर वाला थ्योरम ही यूज करके बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज की है उन्होंने। ठीक है, डिफरेंट आप बाकी की एग्जांपल्स देख लेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है, आपने उसमें से अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फार्मूला गिवन किया गया है nth टर्म का। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स हर केस में फाइंड करनी है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है जिसमें आपने उनकी जनरल टर्म बनानी है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, जिसमें आपको सीक्वेंस फर्स्ट 5 टर्म्स डिफाइन करनी है, जबकि आपको इनिशियल टर्म दी गई है, आपको बाकी की रिकरेंस रिलेशंस के थ्रू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है अगर बी कोई भी बिलोंग करता है आर से तो आपने प्रूव करना है कि लिमिट B/N जो है वो अप्रोच करती है 0 को। आपको पता है कि 1/N जो है ये वाली सीक्वेंस अप्रोच करती है 0 को। अब इस 1 की जगह मैं कोई भी रियल नंबर B उठा दूं तो वो कहता है ये सीक्वेंस भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तो आपने ये प्रूव करना है। आप इसे इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिस के बारे में तो कंफर्मेशन है। ठीक है, के लिए सपोज कर लें, k+1 के लिए प्रूव कर लें। यूज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, आप इसमें वो थ्योरम जो ऊपर एग्जांपल्स में यूज हो रहा है वो वाला थ्योरम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस स्टैब्लिश करनी है। ठीक है, स्टैब्लिश द फॉलोइंग लिमिट्स, आपने प्रूव करना है कि इसकी लिमिट ये है। ठीक है, पीछे आप कर चुके हो। इसी तरह से 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपने करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट के हवाले से थ्योरम्स पढ़ेंगे कि लिमिट को निकालने के कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से उसके करस्पॉन्डिंग, या लिमिट अगर किसी चीज की एग्जिस्ट करती है, कोई कन्वर्जेंट है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है।